मैं सतीश पारासर नर्मदा बखर यूट्यूब चैनल के लिए, जैसे कि प्रखर ने एक अभियान चलाया है समाज सेवकों का साक्षात्कार लेने का। इसी संदर्भ में समाज सेवा को लोग क्या मानते हैं, जो सिर्फ पद पर रहकर समाज सेवा कर रहे हैं। मेरा मानना थोड़ा अलग है। समाज सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है, पद पर रहकर समाज सेवा ही समाज सेवा नहीं होती है। तो आज हम जिनसे मिलने आए हैं, समाज सेवा का अर्थ सिर्फ पद पर रहकर न की गई। कुछ ऐसे भी समाज सेवक हैं जिनका जीवन ही समाज सेवा में निकल गया। वे उसे पैसा नहीं, मिशन मानते, मानव सेवा में सतत लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसे समाज सेवक पर सम्मान देने वाली संस्था की आज तक नजर इनायत नहीं हुई। और उससे बड़ी विसंगति यह है कि उनसे कईयों ने फायदा लिया, पर आज तक उनका न शहर स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया, न नाम भेजने की जहमत उठाई गई। और वे स्वयं भी यह नहीं चाहते। वे ये आडंबरों से और दिखावे से बहुत दूर है। निस्वार्थ समाज सेवा लगातार किए जा रहे हैं, जिनका जीवन समाज सेवा को निछावर है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें समाज से इस रूप में परिचित कराएं। जी हाँ, आज हम जिन शख्स से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, वे हैं आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर श्री अशोक पारासर जी, जो शासकीय सेवा से निवृत्तमान है एवं आज अपने डॉक्टरी पेशे द्वारा अनगिनत दीनहीन की मुफ्त सेवा कर रहे हैं। वे खासकर नामदी ब्राह्मणों से कभी फीस नहीं लेते, और जो उपलब्ध उनके पास दवा होती है वह भी मुफ्त प्रदाय करने की कोशिश करते हैं। और ये वह लगातार वर्षों से किए जा रहे हैं। दवा लिखने में उनकी महारत हासिल है। कम दवा में ज़्यादा अच्छा इलाज, और बीमारी को प्राइमरी स्टेज पर पकड़कर सही उपचार के द्वारा उन्होंने कई लोगों की जानलेवा लाइलाज बीमारियों से जान बचाई है। ऐसे निस्वार्थ समाज सेवक, मानव सेवा को समर्पित सच्चे समाज सेवक, उन्हें सम्मान दे, सम्मान स्वयं सम्मानित होगा। आज जहाँ दौलत की दौड़ मची हुई है, स्वास्थ्य सेवा को लोगों ने सेवा नहीं लूट का जरिया बनता जा रहा है। इस आधुनिकता और विलासिता के युग में भी इसे मिशन मान अपनी ली गई मानव सेवा की शपथ पर वे कायम है। उन्हें हम ईश्वर कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। उनके सम्मान से नई पीढ़ी को सीख मिलेगी। वे समाज सेवा के आइकान है। मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हो, और नर्मदा बखर की ओर से भी हम ये मांग करेंगे कि उनके राष्ट्रीय स्तर पर अगर सम्मान होगा तो संस्था स्वयं सम्मानित होगी। तो ऐसे ही हमारे बीच है डॉक्टर श्री अशोक पारासर। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत मुश्किल समय लगा मुझे आपसे समय लेने में, क्योंकि आप इस चीज़ों से बहुत दूर हैं। नहीं, 50 से हमें तो दूर रहता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आपका ये काम, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात समाज तक भी पहुँचे। इससे लोगों को एक सीख मिलती है जी, ताकि वो भी किसी भी क्षेत्र में समाज सेवा करें। तो आपसे सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक पारासर, पिताजी का नाम श्री गंगा विष्णु पारासर, माँ मेरी श्रीमती विद्या देवी पारासर। हम लोग शिवपुर के पारासर कहलाते हैं। हालांकि भाई बहनी से हमारा बहुत गहरा रिलेशन है। एक्चुअल माना जाए तो भाई बहनी हमारा सही उद्गम रिश्ता है जी। और पिताजी मेरे रेलवेज में थे, मामूली टीटीआई थे वो। और माँ मेरी जोशी फैमिली से है, बिच्छापुर वाले जोशी कहलाते हैं वो। ब्रदर, छोटा ब्रदर है जो महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, छोटा ब्रदर जो कि पिपरिया में है। और 3 सिस्टर्स हैं मेरी, जो अलग अलग। इसके अलावा कुछ आपको परिचय दे देते। हाँ, मेरे 2 सुपुत्र हैं, जिसका नाम है पुष्कर पारासर बड़े वाले का, छोटे वाले का नाम है प्रयाग पारासर। बड़े वाले की शादी हो चुकी है, शुक्ला फैमिली में। छोटा वाला अभी सर्विस में पूना में। और कुछ बस अब आपके मन में ये विचार कब और कैसे आया? जी, मैं पहले से ही सोचता था कि अपना जो समाज है
बहुत पिछड़ा हुआ लगता था मुझे उस समय जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। हाँ। मैं ये चाहता था कि समाज के उत्थान के लिए कोई तो आगे आए। बहुत हालांकि मैं तो प्रचार प्रसार से दूर रहता हूँ, पर मेरे मन में ये चाहत थी कि मेरे से जो बन सकता है जो समाज के लिए, वो हमेशा मैं तैयार रहूँगा। अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि समाज वालों को संगठन अगर अच्छा रहेगा तो लोग सुनेंगे भी आपकी, अन्यथा नहीं सुनेंगे। मतलब जी मेरी नारदियों को जो फीस नहीं लेने का विचार आपके मन में अचानक कैसे कब आया, कैसे आया ये? क्योंकि मैं सोचा था कि जितने भी नामदी ब्राह्मण हैं वो सब मेरे अपने ही हैं जी। और जब भी कभी भी मुझे कोई परेशानी होती तो सब सारे ब्राह्मण हमारे समाज के एकत्रित हो जाते हैं। ये मैंने महसूस किया। ये आपका समाज के प्रति समर्पण है। हाँ, ये समाज के प्रति समर्पण है। मैं फीस वैसे भी इनसे क्या, दूसरे जो गरीब हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते। जी मैंने सुना इस बारे में, सुना है कि बहुत से पेशेंट है आपके इस क्षेत्र में जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे जब नहीं होता तो फीस नहीं लेते हैं। हाँ, और पास की अगर दवा होती तो वो भी मैं उन्हें उपलब्ध। बहुत अच्छी बात है। वाकई में आप समाज सेवा में लगे। अच्छा, मुझे ये पता लगा कि आप सेवानिवृत्ति के बाद कोई आपका कोई मिशन था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से शायद आप वो नहीं कर पाए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरा ये मिशन था कि मेरे पास एक एम्बुलेंस हो और दूर दराज के गाँव में जहाँ पे की स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नील हैं, वहाँ जाके अपनी सेवाएं दूँ। अपने पास पूरा मेडिकल किट रख के, एक नर्स, एक वार्ड बॉय रखकर उस एम्बुलेंस के द्वारा मैं जगह जगह गाँव में, दूर दराज के गाँव में जहाँ पे की स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नील हैं, वहाँ मैं अपनी सेवाएं दूँ। बहुत बढ़िया बात है। आपके मन में स्वास्थ्य के प्रति और सेवा के प्रति जो समर्पण है, लोग समाज शपथ तो लेते हैं सेवा की, लेकिन आजकल ये लूट का जरिया बना के रखा लोगों ने। जब भगवान मानते तो वाकई में आप उसको उसी रूप में अपनी शपथ को पूर्ण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या है कि ये प्रश्न तो आपसे नहीं बनता, लेकिन चूंकि इस समय माहौल चल रहा है चुनाव का, महासभा नहीं बनना है, नहीं महासभा अध्यक्ष बनना, तो एक आम सामाजिक जन होने के नाते आपको क्या लगता है कैसा समाज का अध्यक्ष होना चाहिए? भाई, समाज का अध्यक्ष वो होना चाहिए जो क्षेत्रीयता से उठकर हो। वो सिर्फ ये समझे कि नामदी जाति, नामदी समाज ही है, वो अलग अलग हिस्सों में ना बांटे, ये इस क्षेत्र का है या वो उस क्षेत्र का है। क्षेत्रीयता से ऊपर, क्षेत्रीयता से ऊपर, मेरा मतलब यही है जी। और ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा हर वक्त समाज के लिए खड़ा हो सके। तो इकाई अध्यक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो जहाँ जिस इकाई में काम कर रहा है वो उस इकाई की परेशानियाँ देखे, उस इकाई की तकलीफें देखे, उनके बच्चों की शादी ब्याह के बारे में जानकारी देखे, तो हर तरह से वो समाज के प्रति समाज के प्रति समाज देते हैं। ऐसा ही इकाई अध्यक्ष होना चाहिए। तो अब मैं कुछ लोगों से और परिचय कराना चाहूँगा। जैसे भाई साहब नमस्कार, आपका तो आपका परिचय दीजिए। मैं सीपी में सर्विस करती हूँ, लाल सिंह जी। अच्छा। और मैं हासिम रोड खालगढ़ में रहता हूँ, पीछे साइड में। हाँ। और साहब के पास आज 15 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। और साहब ने बिल्कुल समय देख के बराबर ट्रीटमेंट अच्छे देते हैं। हाँ। और समय निकाल के पूरे इलाज करते हैं साहब। अच्छा, कैसा इलाज होता है? बढ़िया रहता है? साहब के इलाज के मुकाबले कोई इलाज नहीं है ऐसा? हाँ, एक नंबर इलाज करते हैं साहब। अच्छा, क्या नाम आपका? शुभ नाम? मेरा नाम लाल सिंह जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये है हमारे समाज के लगातार 50 साल से सक्रिय सदस्य और पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश बिल्लो जी। तो भैया दिनेश भैया, आप बताइए थोड़ा डॉक्टर साहब के बारे में, आप क्या जानते हैं, कब से आपका परिचय हुआ, क्या है? मैं डॉक्टर साहब को सन 81 से जानता हूँ और वो जो है उनकी जो सेवाएं हैं उन मेरे परिवार को भी दी और समाज को भी देते रहे और बिना फीस के उपलब्ध कराते रहे। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में ज्वाइन किया था सन 81 में उन्होंने, जब से वो जो है सेवाएं दे रहे हैं, चाहे हरदा का कोई ब्राह्मण, नारदी ब्राह्मण आ जाए या टिमंडी का आ जाए, वो यदि अपना परिचय देता है कि मैं नारदी ब्राह्मण हूँ और मैं आपके से सलाह लेने आया हूँ, तो वो उचित सलाह भी देते हैं और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं और फीस बिल्कुल नहीं लेते। ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो 2 खुराक 3 खुराक में अच्छा हो गया, फिर वो वापस आता है कि भैया मैं जो है अब अच्छा हो गया हूँ, बिल्कुल आपकी दया से, आपकी दवाई से। जी, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि दवाई के लिखने के मामले में डॉक्टर साहब का हाथ कोई नहीं पकड़ पाया। नहीं पकड़ पाया। बहुत बढ़िया दवाई, कम दवा में अच्छे इलाज होता है। मतलब
तुरंत समझ जाते हैं कि ये बीमारी है और इसका इलाज ये है। ठीक है, धन्यवाद। आप हैं श्रीमती वैशाली पारे, आप भी आए तो आप अपना कुछ मतलब आप भी इलाज के लिए आए हो, क्या बेटी के इलाज के लिए आए? हाँ, तो आप थोड़ा बताइए ना डॉक्टर साहब के बारे में। आप नमस्कार, मैं वैशाली पारे इटारसी से। हम जब इटारसी शिफ्ट हुए तो हमें यहाँ पर डॉक्टरों की दवाइयाँ सूट नहीं होती थी, तो हमें पता चला कि यहाँ पर अशोक पाराशर जी हैं, काशी के हैं। तो हम उनके पास ट्रीटमेंट कराने गए तो सर ने हमसे कोई फीस नहीं ली। जैसे ही सर को पता चला हम पारे हैं तो सर ने जो उनके यहाँ कंपाउंडर है उनसे कहा कि ये एंडी है, इनसे फीस नहीं लेना। फिर उसके बाद मेरी 3 साल की बेटी है जिसका हाथ अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत जल गया था उस समय। हाँ, ये इसका हाथ जल गया था। हम लोग 3-4 डॉक्टरों के पास इटारसी गए, लेकिन डॉक्टरों ने, कोरोना काल चल रहा था तो डॉक्टरों ने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। इवन कई डॉक्टरों ने गेट भी नहीं खोला, बात ही करना पसंद नहीं थी। फिर हम सर के पास आए तो सर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, बिटिया आपकी ठीक हो जाएगी। उस समय में भी सर ने मतलब बहुत अच्छा हेल्प की, बहुत मदद की। आपके पति भी आए हुए हैं, उनसे मिलना। वैशाली पारे के पति श्री अभिषेक पारे जी भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो भाई साहब आप बताइए कि आपका डॉक्टर साहब से कब परिचय हुआ, कैसा हुआ और उनसे आपको क्या मदद मिली? नर्मदे हर सभी स्वजनों को सादर वंदे। डॉक्टर साहब से परिचय तो 18 में इटारसी शिफ्ट होने, इंदौर से इटारसी शिफ्ट होने के दौरान ही हो गया था। और मदद की जहाँ तक बात की जाए तो कई बार मदद मिली। अच्छा। और विशेष मदद जो बताया आपको कि मेरी बिटिया का हाथ जल गया था, उस समय में कोरोना काल चल रहा था और कोरोना के चलते हुए जबकि अस्पतालों में बेड फुल थे, ऐसे समय में सर ने इलाज किया। और मान के चले कि उतने बड़े हमारे परिवार में आए हुए हादसे को एक बहुत छोटी सी घटना बनाकर सर ने और ठीक कर दिया। इसके लिए मैं पूरे जीवन काल उनको शुभकामनाएं देते रहूंगा। जो असल में समाज सेवक है वो मैं सर को मानता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जैसे कि आप लगातार 50 साल से समाज सेवा में हो, इटारसी समाज की पहचान दिनेश बिलोरे माने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इटारसी समाज के बहुत 50 साल से जुड़े, तो उसके इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा सा कि क्या था, कैसा था समाज, यहाँ कैसा चलता था? इटारसी समाज जो था, सबसे पहले सन 60 से ये संस्था चालू हुई, विष्णु सहस्त्रनाम वाला कार्यक्रम। हाँ, जिसमें निर्विरोध जो है स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद जी पारासर, मेरे दादाजी सतीश पारासर जी के दादाजी। हाँ, और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी बिलोरे सचिव, और कोषाध्यक्ष स्वर्गीय श्री VS कासिम जी हैं। इन्होंने संस्था को चलाया निर्विरोध लगभग 76 तक, 1976 तक दादाजी शांत हुए। उस टाइम तक दादाजी निर्विरोध 16 साल तक ये संस्था और ये मतलब पदाधिकारी जो रहे, ये लोग चलते रहे। उस समय समाज के लगभग करीब 12-13 परिवार थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 45 परिवार हो गए, सन 45 परिवार हुए। उसमें मुख्य गतिविधियां क्या होती थी? मुख्य गतिविधि ये होती थी कि विष्णु सहस्त्रनाम का वार्षिक उत्सव होता था और प्रत्येक परिवार के यहाँ होता था वो। सालाना ऐसा टर्न बाई टर्न रहता था, जिसमें कि पूरे 12 घंटे का, और उसमें लगातार उस विष्णु सहस्त्रनाम के बाद जितने पारिवारिक जोड़े रहते थे वो सब एक परिवार, किसी भी परिवार में जिस परिवार में नियुक्त होता था कि भैया यहाँ इस बार का वार्षिक उत्सव जो है इस परिवार से संबंधित रहेगा, तो उस परिवार में पूरे लोग सब इकट्ठे होते थे। भोजन वगैरह व्यवस्था वो सब महिलाएं करती थी और जोड़े से हवन होता था। और जनेऊ का भी सामूहिक जनेऊ होती थी, उसका भी कार्यक्रम होता था। तो वो शंकर मंदिर है तालाब के सामने, जहाँ वो आजकल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो उस क्षेत्र में वहाँ इनके दादाजी और ये पदाधिकारी जो तीनों रहते थे, ये तीनों पूरा खर्चा उठाते थे। श्रावणी मनाई जाती थी और वही भोजन प्रसाद क्या होता था। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं सतीश पारासर नवदेव का यूट्यूब चैनल के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।